हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। हम पढ़ रहे थे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि आपके सेकंड पेपर होम साइंस सेकंड पेपर के 4th यूनिट में प्रेगनेंसी के कड़ी में ही हम आगे बढ़ रहे थे। साइंस एंड सिम्टम्स पढ़े थे और उसके बाद टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे हम। उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था प्री एक्लेम्पसिया के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे एक्लेम्पसिया और जो क्रोनिक टॉक्सीमिया है उसके बारे में। तो एक्लेम्पसिया क्या है? एक्लेम्पसिया जो है वो प्री एक्लेम्पसिया में उत्पन्न होने वाले लक्षण जब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं तो एक्लेम्पसिया की स्थिति हो जाती है। इस समय में बहुत ज़्यादा कन्वल्जन्स आते हैं, यानी कि पीड़ादायक पेशीय संकुचन, फिट्स जैसा लगता है, वो फिट्स आ रहे होते हैं, और साथ में बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं। कभी कभी ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है। यदि स्थिति गर्भ के 36 सप्ताह से अधिक समयावधि का हो गया है तो शल्य क्रिया करके और सिजेरियन प्रसव किया जाता है, जिससे कि उस स्थिति को सुधारा जा सके। अधिकतर महिलाओं में प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण समान ही होते हैं, जैसे कि सिर दर्द है, जी मिचलाना है, दृष्टि में धुंधलापन, वमन, आँखों में फ्लैश मतलब बिजली जैसा लगना, प्रकाश से भय होना और अंधापन, उदर में पीड़ा, ये सारी शिकायतें रहती है। और इन लक्षणों के साथ साथ रक्तचाप भी बढ़कर के 160 mmHg पर 100 mmHg से अधिक हो जाना, एल्बुमिन का मूत्र में उपस्थित होना, ये सारे लक्षण भी इसमें देखने में आते हैं। और कन्वल्जन्स की अलग अलग अवस्था होती है जिसकी पहचान करना आवश्यक होता है। और जब बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो कोमा या मूर्छा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उपचार कैसे किया जाए इसका, कि यदि समय पर डॉक्टरी सलाह लेकर इलाज किया जाए तो इसका उपचार हो जाता है। और प्रसव पूर्व की सेवा यदि नियमित परीक्षण और देखभाल से की जाए तो एक्लेम्पसिया की गंभीरता कम हो जाती है और प्री एक्लेम्पसिया के समय ही उसको सुधार लिया जाता है और एक्लेम्पसिया तक स्थिति पहुंचती ही नहीं है। प्रत्येक परीक्षण में रक्तचाप, शारीरिक वजन, रक्त और मूत्र की जांच ये करा लेना आवश्यक होता है। और वज़न जो है हर महीने हर हफ्ते आधा किलो बढ़ता है, या रक्तचाप जो 130 से ज़्यादा होता है तब एक्लेम्पसिया की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि जो नॉर्मल बढ़ना चाहिए उससे अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर एकदम से उसकी जांच करा लेनी चाहिए। एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होकर निरंतर चिकित्सक या नर्स के द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता रखती है। और रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए जो भी दवाई दी जाए, इंजेक्शन दिए जाए, वो सब होता है। सोडियम लवण की शरीर में अधिकता हो जाती है जिसे दूर करने के लिए उपचार किया जाता है। इसके अलावा शारीरिक वजन पर नियंत्रण रखा जाना होता है। और मानसिक रूप से शांत और संयम बनाए रखने के लिए अंधेरा युक्त शांत वातावरण बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नींद की दवाई दी जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है वो रेस्ट करें। और शिराओं द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है जिससे कि उनका जो नॉर्मल बना रहे जो पानी की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सके। इसके साथ में रक्त संचरण, गुर्दे में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए औषधि दी जाती है। और इसके बाद भी अगर स्थिति में सुधार नहीं आता तो शल्य क्रिया करनी पड़ती है। या तो अगर कम ही टाइम हुआ है तो गर्भपात, या फिर पूर्ण रूप से विकसित हुआ है तो फिर प्रसव किया जाता है। किसी भी स्थिति में उनको सिजेरियन प्रेगनेंसी का एंड किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं दीर्घावधि विषाक्तता पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने पहले जाना था कि 2 टाइप की विषाक्तता होती है, एक तो एक्यूट है और एक क्रोनिक है। तो ये क्रोनिक वाली है जो दीर्घावधि विषाक्तता कहलाती है। इसमें भी 2 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। एक तो है उच्च रक्तचाप की और दूसरी है गुर्दे की बीमारी। तो जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं कि उच्च रक्तचाप की स्थिति इसके अंदर बहुत ही गंभीर बन जाती है। रक्तचाप जो है 150 के करीब हमेशा बना रहता है, जिसके कारण से शरीर में कंपन, पसीना, सफ़ेद पड़ जाना और सिर दर्द बना रहता है। 150 और 100 मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखें तो। और इसके अलावा इस स्थिति को अत्यंत गंभीर माना जाता है, क्योंकि इतने प्रेशर की वजह से मस्तिष्क की धमनियों के फटने का डर बना रहता है और प्रेशर की वजह से हृदय गति के रुक जाने का भी खतरा रहता है। इस समय में शारीरिक वजन वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए
और रक्तचाप को सामान्य बनाने के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है, वो दी जानी चाहिए। और रक्त और मूत्र की जांच जो है वो नियमित रूप से की जाती है इसमें। और उपचार के रूप में ये जो भी परेशानियाँ इसमें ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, तो इस सब का उपचार भी उसी के अनुसार किया जाता है। जैसे कि रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, तो मानसिक चिंता, तनाव, क्रोध और भय की स्थिति से उसे दूर रखा जाता है। और नींद की दवाई देकर के और पूर्ण विश्राम दिया जाता है। विश्राम से ही इसमें रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। फिर दूसरी आती गुर्दे की बीमारी, क्योंकि यूरिन में बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि गुर्दे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, और इसलिए गुर्दे की बीमारी इसमें हो जाती है। इस बीमारी को पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। और वैसे तो बीमारी का प्रारंभ बाल्यावस्था से हो जाता है। इसमें एक प्रकार का जीवाणु है जो कि इकोलाई, जो कि मूत्राशय मूत्र मार्ग पर आक्रमण करता है और मूत्र का संक्रमण हो जाता है उससे। तो ज्वर रहता है, नाड़ी गति बढ़ जाती है और मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। और लक्षण देखे जाएं तो इसके अंदर शरीर में दर्द बना रहता है, गुर्दे के आसपास सूजन होती है, दर्द रहता है, और नाड़ी गति बढ़कर 120 प्रति मिनट हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है। और इसके उपचार के लिए लंबे समय तक औषधि द्वारा आराम कराया जाता है। तरल पदार्थों का सेवन अधिक कराया जाता है। मूत्र के निष्कासन और मात्रा को कैथेटर द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है। और निर्जलीकरण की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो इस समय में उसको रोका जाता है। शिराओं द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है और एंटीबायोटिक औषधि के द्वारा संक्रमण की स्थिति से दूर रखा जाता है। साथ में क्या है कि गुर्दों की कार्यक्षमता पर निगरानी रखी जाती है कि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और ऐसे लेटाना चाहिए रोगिणी को जिससे कि गुर्दे पर दबाव नहीं पड़े। और पसीने द्वारा भी यूरिया निष्कासित होता है इस समय में, क्योंकि गुर्दे वैसे काम नहीं कर पा रहे, यूरिन में ज़्यादा नहीं निकल पा रहा है, तो पसीने से निकलेगा। तो इसके लिए सूती वस्त्र पहनानी चाहिए जिससे कि पसीना सूख जाए। तो ये सब आपने देखा कि इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और किस तरह से रेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय में, और लक्षणों की शीघ्र पहचान करना ज़रूरी है। अब ये जो गर्भकालीन दीर्घावधि विषाक्तता है, ये जो उत्पन्न होती है, ये फिर लंबे समय तक चलती है, आगे जाके भी परेशानी आती है इसके अंदर। तो इसलिए इसको समय पर इसका उपचार किया जाए और इसको सुधार किया जाए तो जान बचाई जा सकती है। अब हम आपको इसका असाइनमेंट बता देते हैं। जो आपने दोनों लेक्चर सुने होंगे ठीक से, तो आपको इसका असाइनमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 3 असाइनमेंट इसके दे रही हूँ मैं आपको। एक तो है कि गर्भकालीन विषाक्तता क्या है, इसके लक्षणों को विस्तार पूर्वक समझाइए, यानी कि जो टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, डिफ़ाइन कीजिए इसको और इसके लक्षणों को समझाइए। तो ये एक छोटा ऐसे टाइप क्वेश्चन बन जाएगा इसका आपका, इसमें ज़्यादातर चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो प्री एक्लैम्प्सिया क्या है, स्पेसिफिक है, ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्री एक्लैम्प्सिया की डेफिनेशन, इसके लक्षण और इसके उपचार बताने हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका गर्भकालीन दीर्घावधि टॉक्सीमिया, इसके बारे में समझाइए। तो जो अभी अभी मैंने आपको बताया गर्भकालीन दीर्घावधि टॉक्सीमिया क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इनके बारे में आपको इसमें समझाना है। इसके अलावा इसके साथ में अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे या फिर आप अगर इसमें टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको लर्न करना भी इजी होगा और इसके मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि आप टू द पॉइंट बता पाते हैं। बुलेट्स का यूज़ करेंगे और लाइंस को मार्क करके करेंगे, जिससे कि ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में पूरा समझा दिया है। तो आप जितना ज़्यादा बुलेट्स का यूज़ करेंगे या फिर अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए समझाना और याद करना दोनों आसान होंगे। तो इस तरह से आप इसके नोट्स बनाएं और इसके जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर उसका फ़ोटो खींच के उसका PDF मुझे भेजिए। ओके, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।
फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से पूछेंगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ में मैं पीडीएफ भी दे रही हूँ, तो आप नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।